बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील में दलाइल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं। अदालत ने फरीकैन को केस की पेपर बुक्स देखने की हिदायत की है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलों पर समाअत हुई। सबूत मौजूद ना हुए तो पनामा केस एक तरफ, हमारा फैसला कुछ और होगा। बेनिफिशियल मालिक साबित होने पर मरियम नवाज का किरदार क्या होगा? अगर वालिद ने जायदाद गैर कानूनी तौर पर बनाकर बेटे को दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी? आज की हेयरिंग में ये जस्टिस आमिर फारूक के इंतहाई अहम रिमार्क्स थे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर डिविजनल बेंच ने एवन फील्ड रेफरेंस अपीलों पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि मरियम नवाज की दरखास्त पर नैब का जवाब आ गया, अब कार्रवाई आगे कैसे बढ़ाई जाए। मरियम नवाज के वकील इरफान कादर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि नैब ने केस में बुनियादी जुजियात ही पूरी नहीं की, असासे की असल कीमत और जराए पहले नहीं बताए, नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A(5) के तकाजे पूरे नहीं किए। अदालत चाहे तो मरियम नवाज को आज ही बरी कर सकती है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन इब्तदाई नौयत की 184/3 में थी, शवाहिद देख कर नहीं। हम ट्रायल का रिकॉर्ड देखेंगे, देखना है कि नैब शवाहिद से साबित कर सका है या नहीं। दरखास्त गुजार सिर्फ ये साबित कर दें कि नैब केस साबित ही नहीं कर सका, बाकी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि आज कोई इल्तवा नहीं मिलेगा, नैब पहले सवालात का जवाब दे। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने यह कहा कि मरियम नवाज ने जायदाद की ट्रस्टी होने का दावा किया था। नैब ने शवाहिद के साथ इनका बेनिफिशियल मालिक होना और ट्रस्ट डीड में जालसाजी साबित की। सुप्रीम कोर्ट में जमा ट्रस्ट डीड की JIT के सामने तस्दीक की। अदालत ने कहा कि ट्रस्ट डीड के फॉन्ट पर बाद में आते हैं, कहीं से साबित हुआ कि मरियम नवाज या हुसैन नवाज के ट्रस्ट डीड पर दस्तखत नहीं है। नैब बोला नहीं, ऐसा भी कहीं साबित नहीं हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फिर तो डॉक्यूमेंट जाली नहीं, प्रीडेटेड कहलाएगा। दोनों दस्तखत करने वाले आज भी डीड को मानते हैं। कैप्टन सफदर को सिर्फ इस बात पर सजा हुई कि ये इन दस्तखतों के गवाह थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ट्रस्ट डीड की दस्तावेज मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। अदालत ने तमाम फरीकैन को केस पेपर देखने की हिदायत करते हुए समाअत जो है वो 17 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। नुमाइंदा न्यूज़ ज़ीशान सैयद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर मजीद हमें अपडेट करेंगे। ज़ीशान, मुझे बताएगा कि क्या इस केस के हवाले से अहम चीज़ थी आज, और मरियम नवाज साहिबा काफ़ी मुतमईन नजर आई आज? जी बिल्कुल, मरियम नवाज कोर्ट रूम में आई तो बड़े मुतमईन नजर आए, क्योंकि तकरीबन 2017 से लेके आज तक जो केस चल रहा है और मरियम नवाज को आज हमने कमरे अदालत में देखा तो पहली तो वो चालियां खाती रही नजर आई, और दूसरी बात की मुसलसल कमरे अदालत में वो जो जिक्र अस्कार है विर्द करती नजर आई। और फिर जब समाअत जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा हो गई और नमाज ज़ोहर जो है वो मरियम नवाज ने कमरे अदालत में कुर्सी पर बैठकर ही अदा कर दी। केस के हवाले से अगर बता देंगे तो आज मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और दीगर जो लीगी कायदीन है उनके साथ कमरे अदालत में पेश हुई, मुतमईन तो नजर आए। कैप्टन सफदर जो है वो रोस्टम पे आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। बुनियादी जो सवाल था, एक बहुत बड़ा एक सवाल जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाया, और वो सवाल ये था कि जिस कैलबरी फॉन्ड का पूरे पनामा में जिक्र होता चला रहा है कि एक ट्रस्ट डीड है कैलबरी फॉन्ड है और उसको जाली कहते रहे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक सवाल उठाया और वो कहा कि कैलबरी फॉन्ड जो है, जो ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था और उसके बाद वो JIT में पेश किया गया, और ट्रायल के दौरान नैब ने ये कहा कि कैलबरी फॉन्ड जो है वो 2006 के बाद है और ये पहले चूंकि उन्होंने एक ट्रस्ट डीड जो लेटर सुप्रीम कोर्ट को जमा कराया तो ये जाली है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर सवाल उठाया वो ये था कि बादी नजर में जो ट्रस्ट डीड है वो फर्जी नहीं बल्कि ये अपडेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ये फर्जी इसीलिए नहीं क्योंकि जो ट्रस्ट डीड के ऊपर जो मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दो दस्तखत हुए उसे आज भी मरियम नवाज और हुसैन नवाज है वो बिल्कुल उससे इनकारी नहीं है। तो इसको हम अदालत ने कहा कि इसको फर्जी जो है वो नहीं कह सकते बल्कि प्रीडेटेड कह सकते हैं और प्रीडेटेड के जुमरे में आता है। अच्छा, अदालत ने मरियम नवाज के हवाले से नैब से क्या दस्तावेज मांगी जिनसे नैब ने ये साबित किया था कि मरियम नवाज बेनिफिशियरी थी?
اصل میں جو گزشتہ سماعت پہ بھی بلکہ 2-3 سماعتوں پہ نیب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سوالات کیے، اور 3 سوالات یہ تھے کہ مریم نواز، اگر آپ لوگ جو کہ پورا ٹرائل میں یہ کہتے رہے کہ نیسکول اینڈ نیلسن کمپنی جو آف شور کمپنیز ہے ان کے مطابق انہوں نے ایون فیلڈ ریفرنس کے ساتھ جوڑ کے اور مریم نواز کو بینیفیشری اونر بتاتے آ رہے ہیں، تو ثبوت کیا ہے، دستاویزات ایسے کون سے ہیں جس کے بہا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ نیسکول اینڈ جو نیلسن اینڈ نیسکول کمپنی ہے ان کے بینیفیشر اونر ہے یا اس کی ٹرسٹ ڈیڈ ہے، اور اس کے ساتھ ایسے کیا دستاویزات آپ کے ساتھ ہے کہ انہی 2 کمپنیوں کے ذریعے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کو جو ہے وہ لیا گیا اور ان کے پیسے آ گئے۔ دوسری بات، سوال یہ بھی احتساب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پوچھا کہ اگر آپ بتاتے بھی ہے کہ ایک تو پاکستان میں جو کانسیپٹ بنایا گیا ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کے حوالے سے کہ وہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ناجائز ہے، تو ایسا کانسیپٹ پاکستان میں گیا ہے، وہاں پہ بالکل اس طرح کے کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ چیزیں صرف یہ ہے برٹش ورجن آئی لینڈ میں کہ وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ کمپنیز میں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی سیکریٹس ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو دیتے نہیں ہیں، تو ایک تو یہ کانسیپٹ ہے بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ عدالت نے یہ بھی آج کہہ دیا کہ جس ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر چونکہ وہ بھی بادی نظر میں فوجری نہیں ہے، دوسرا نیب سے سوال پوچھ گیا تھا کہ آپ نے کن پوائنٹس کے اوپر جو ہے یہ بتایا گیا کہ مریم نواز جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ یہ جو ایون فیٹ اپارٹمنٹ سے لنک، تو یہ بتایا گیا کہ جو ایک وہاں کے فارم ہے اور وہاں سے جو خط آیا تھا جو جے آئی ٹی کو آیا تھا، اور جے آئی ٹی اس میں بتایا گیا کہ نیسکول اور نیلسن وہ کمپنیاں ہے، آف شور کمپنی ہے، مریم نواز ان کی جو اصل مالک ہے وہ ہے حسین نواز، اور ان کی بینیفیشری ہے وہ ہے مریم نواز، اور ان کے یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کو خریدا گیا، وہاں کے چونکہ آف شور کمپنی ہے اور یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کو خریدا گیا، اور پھر جو مین ایکیوزڈ ہے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، تو انہوں نے بھی اس میں جو ہم نے جب ٹرائل کے دوران پوچھا تو وہ انہوں نے بتایا نہیں، اور عدالت کو مطمئن نہ کر سکے جو ٹرائل کورٹ میں کیس ہے پاناما میں کہ ہم نے یہ جائیدادیں کہاں سے خریدی اور فیلڈ کے فیصلے وہ جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے۔ اب دوسرا جو سوال تھا وہ جو کہ جے آئی ٹی میں بھی یہ کیا گیا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے ان کے لیے یہ 2 کمپنیوں کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اب گلف اسٹیل مل کا ایک ذکر اس میں بھی آ جاتا ہے، اور گلف اسٹیل مل اس کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 1979 میں یہ بنایا گیا ایک قطری شیخ کے ساتھ، طارق شفیع نامی شخص اور نواز شریف جو کہ میاں شریف محمد شریف نے یہ بنائے ہیں، اور 1979 میں اس کے لیے جب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے تو انہوں نے اس میں بھی کہا کہ یہ ہم نے ادھار پہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جو ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت شکریہ ذیشان سید۔ ایک عدم ثبوت جو ہیں وہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہاں پر ثبوت موجود نہ ہوئے تو پاناما کیس ایک طرف ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوگا، یہ بھی جج صاحبان جو ہیں ان کی طرف سے کہا گیا، اور اس کے بعد پھر نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A5 کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے، اور عدالت چاہے تو مریم نواز کو آج ہی بری کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ ریمارکس ہیں جن سے کیس کے حوالے سے جو ہے کافی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، اور اب آپ کو سناتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے کلاس روم کا حال، کون ہوا پاس اور کون ہو گیا فیل، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بچے میں سے اسکولوں میں بہتر کارکردگی کی بدولت اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اس ادارے کے اساتذہ کا نام روشن ہوتا ہے۔ ادارہ کی کارکردگی کی بنیاد پر عوام اپنے بچوں کو اسی اسکول میں داخل بھی کرواتے ہیں جو 100% کے قریب نتائج دیتا ہے۔ اور آج جس طرح وزیراعظم نے اپنے رتنوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والی 10 وزارتوں میں تعریفی اسناد کی تقسیم کی ہے، وہ واقعی ہی بے مثال ہے۔ اسناد تو تقسیم کی ہی، اور ساتھ ساتھ وزیراعظم صاحب نے اس تقریب کے دوران ایک غلط فہمی کہہ لیجئے یا غلطی کہہ لیجئے اس کا بھی اعتراف کیا ہے۔ وزیراعظم اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ جو خیالی پلاؤ پکا کر عوام کو کھلا رہے تھے وہ حقیقت میں ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر وہ ممکن نہیں تھا تو پھر عوام کو دھوکے میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جیسے آج وزیراعظم اپنے 10 وزراء کو بہترین کارکردگی پر اسناد دے رہے ہیں، یہ بھی کہیں ایک جھوٹ اور دھوکے پہ مبنی تو نہیں؟ کیونکہ 1 سال قبل تو وزیراعظم نے کابینہ کی میٹنگ میں وفاقی وزراء کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا، اور آج 10 وزراء کو بہترین کارکردگی پر اسناد سے نواز رہے ہیں۔ کارکردگی کا پیمانہ کیا تھا، اس پر بھی بات ہوگی کہ کیسے اور کیوں کر وزراء کا انتخاب ہوا، مگر ذرا نظر
एक वज़ीर आज़म की काबीना पर डालिए जो माजी में हुकूमतों पर वज़रा की लंबी चौड़ी जो तादाद है उस पर तनकीद करते रहे। मुलाहिज़ा कीजिए ज़रा बादशाह सलामत के वज़रा और मुशीरों की तादाद, एक वज़ीर आज़म समेत 29 वफाकी वज़रा, 4 वज़ीर मुमलिकत, 4 एडवाइज़र्स और 19 स्पेशल असिस्टेंट्स, जो कि कुल मिलाकर 54 के करीब हैं। 54 में से 10 वज़रा ऐसे हैं जिनको आज वज़ीर आज़म ने असनाद से नवाजा है, जबकि आज वज़ीर आज़म ने तकरीब में खुद कहा कि सज़ा और जज़ा के तसव्वुर के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब हो नहीं सकता। सबके सामने वजारतों की कारकर्दगी के ऐलान से गवर्नेंस सिस्टम बेहतर होगा। चलिए मान लेते हैं, तो फिर जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी क्या उनको सज़ा भी मिलेगी या महज ढोंग रचाया गया है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए? लेकिन ज़रा हम उन वज़रा को देखते हैं और उनकी कारकर्दगी पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहले कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा की तरफ चलते हैं जो बच्चे इम्तिहान देकर फर्स्ट आए हैं। उनकी कारकर्दगी पर वज़ारत मवासलात के मुराद सईद पास हो गए हैं जी। वज़ारत मनसूबा बंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दामात के असद उमर पास। तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न की डॉक्टर सानिया निश्तर पास। वज़ारत तालीम और पेशा वाराना तरबियत और बच्चों के हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म शफ़क़त महमूद भी पास हुए हैं। वज़ारत इंसानी हकूक़ की डॉक्टर शेरी मज़ारी पास। वज़ारत सनत व पैदावार के खुसरू बख्तियार पास। कौमी सलामती डिवीज़न के डॉक्टर मुईद यूसुफ। वज़ारत तिजारत के अब्दुल रज़ाक दाऊद। वज़ारत दाखिला के शेख रशीद अहमद पास। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के सैयद फ़खर इमाम पास, जबकि बाकी 44 वज़रा इस बार दौड़ में हुए हैं नाकाम। अब एक नज़र जो कामयाब हुए हैं उनकी कारकर्दगी पर हो जाए। सबसे पहले वज़ारत मवासलात के मुराद सईद, जिनके मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में NHA ने कुल 7,889 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और बन भी रही हैं, जिनमें 2,032 किलोमीटर जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि 1,600 किलोमीटर पर काम जारी है। तो ये तो था उनका दावा। आप ज़रा उनकी मिनिस्ट्री पर आवाम क्या कहती है ये भी सुनिए ज़रा। बिल्कुल सही नहीं दिया गया और ये इनकी जो हुकूमत है फेल है। काफ़ी महंगाई है, गरीब आवाम पिस रही है। जब गरीब आवाम तंग होगी तो वो किसी सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। बज़ाहिर आलमी सतह पे तो अल्लाह जानता है भी क्या हो रहा है, लेकिन मुल्क की हालात सही नहीं है। भाईजान जो अवार्ड दें या किसी को ना दें, लेकिन जितनी अवाम के लिए महंगाई इन्होंने कर दी है ना, अवाम का जीना बहुत बुरा हाल हो गया। अवार्ड देते अगर वो काम अच्छा करते तो अवार्ड उन्हें देना चाहिए था, लेकिन ये बहुत गलत किया गया अवार्ड दे के। टोल टैक्स बढ़ा है, मोटरवे पर हर क़याम टाम पर अवाम से 100 गुना से बढ़कर मुनाफा लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ मौसूफ को सनद दी जा रही है। अब बात करते हैं जी वज़ारत इंसानी हकूक़ की। तो गुज़श्ता दिनों वज़ारत इंसानी हकूक़ की वज़ीर शेरी मज़ारी साहिबा लापता अफराद से मुतालिक बिल को कौमी असम्बली से पास करवाने के बाद जब सेनेट लाइन तो वहाँ पर आकर वो बिल गुम हो गया और आज भी बलूचिस्तान और दीगर इलाकों से माएँ बहनें अपने प्यारों को तलाश कर रही हैं, पर यहाँ वज़ीर आज़म उनको सनद दे रहे हैं। अब आप वज़ारत सनत व पैदावार के खुसरू बख्तियार की बात कर लें जनाब, जिनकी वज़ारत के होते हुए जो है वो चीनी मार्केट से गायब हो गई थी। गंदम और आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी और एक नई दोबारा से वज़ारत जो है वो उनको मिली, उसके बाद भी उनको सनद से नवाजा गया। लेकिन अवाम इनकी और इनकी वज़ारत से मुताल्लिक़ क्या कहते हैं ये भी देखिए ज़रा। स्कैंडल्स आए हैं और ये सब हुआ है, चीनी शॉर्ट रही है, घर से तक शॉर्ट रही है और उसके वज़ीर को वो अवार्ड से नवाज रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ये तो बहुत ऑड सी बात है कि ऐसे वज़ीरों को भी वो बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड दे रहे हैं जिनके वक्त में चीनी और वो गायब हो गई थी। तो मतलब ये तो थोड़ी नाइंसाफ़ी है, सही से ग्रेडिंग नहीं हुई। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ना करने में बेहतरीन कारकर्दगी थी। जिनको अवार्ड दिया वो भी करप्ट है, जिनको अवार्ड नहीं मिला वो भी करप्ट है। चीनी गंदम आटा या तो गायब है या फिर बहुत महंगा है, पर इनाम हाजिर है जी। आप GHQ के गेट नंबर 4 का कसरत से जिक्र करने वाले शेख रशीद अहमद साहब की बात हो जाए, जो सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस और चंद एजेंसियों के ही वज़ीर हैं। इन्हें भी मुतादिद वजारतों पर बार बार तब्दील किया गया, कभी रेलवे, कभी वजारत इत्तलात और कभी वजारत दाखिला जो है वो उनके हिस्से में आई। अगर वो इतने अच्छे वज़ीर थे तो फिर बार बार बदलने की नौबत क्यों पेश आई, ये भी एक बड़ा सवाल है। गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी ने जब सवाल किया तो उनका रवैया क्या था, ज़रा सुनिए और उनकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते।
अब भला शेख रशीद अहमद साहब से पूछे कि इंटरनेशनल सवाल करने हैं तो वज़ीर ख़ारजा से करेंगे, आपसे क्यों करेंगे। E11 लड़का लड़की या उस्मान मिर्ज़ा केस जिसका नोटिस वज़ीर आज़म ने लिया, जिस केस से रियासत की रिट और इंसाफ की फराहमी का अंदाज़ा होना था, उस पर उनका इतना गैर संजीदा रवैया सबके सामने है, मगर सनद फिर भी उनको मिली है। अब आप आ जाएँ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की सैयद फ़खर इमाम की तरफ। चंद रोज से किसानों को यूरिया और DAP के लिए धक्के खाना पड़ रहे हैं। जो बोरी 2500 में मिलनी थी वो 7000 और 11000 में फरोख्त हो रही है। किसान मारा मारा फिर रहा है कि गंदम की फसल के लिए खाद मिल जाए। हैरत है कि फिर भी जरा किसान की आवाज़ सुनिए कि वो क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं। फसल साडी नहीं चंगी हुई सरकार, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਦ ਲਈ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮਰ ਗਏ। ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। किसानों के हालात बहुत ख़राब है। DAP खाद जो है वो 10,200 पे पहुंच गई है, यूरिया खाद जो है वो मिल नहीं रही, लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ना जी खाद लभदी है तो ना कोई रेट है फसलों को, जिम्मेदार बड़े जलील हो गए हैं। हम जब खाद लेने के लिए दुकान पे जाते तो हमें महंगे रेट में मिलती है, और ये आप बोलें हमारे वज़ीर ज़राअत को कि वो छापे मारें। इस तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत के अंदर जो ज़रूरी मदाखल थे उनकी कीमतों के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। इस वक्त किसानों की जो अमली सूरत हाल है वो बिजली के बिल देने की पोजीशन में नहीं है। किसान परेशान है मगर उनको सनद ज़रूर मिलनी चाहिए। और अब कुछ ऐसे हक़ाइक़ की बात जो आपको हैरत में मुब्तला कर देंगे। जो वज़ारत ख़ारजा जिसका जिक्र वज़ीर आज़म और उनकी सोशल मीडिया टीम हर वक्त किया करती है, वो फ़लस्तीन का इशू हो, दौरा चीन हो, वज़ीर आज़म हर वक्त ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी का सेहरा सजाते हुए नजर आए। और वज़ारत को 29 नंबरों में 11वां नंबर मिला है, फेल। वो मिनिस्ट्री जिसकी वजह से धांधली जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए एवियन मशीन मिली, जिस मसले पर खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया, उस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को 15वां नंबर मिला, फेल। वो वज़ारत जिसके पास मुल्क के दिफाई मामलात हैं, जिस दिफा ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन का जंगी जहाज़ जो है वो गिराया, वो वज़ारत भी फेल हो गई। वो वज़ारत ख़जाना जिसके लिए शौकत तरीन ने दिन रात एक करके टैक्स के हदफ से भी ज़ायद 2000 अरब रुपए इकट्ठे किए। वो मिनिस्ट्री जो कहती है कि गरीब की आमदन बड़ी है, जिसका सेहरा वज़ीर आज़म अपने सर लेते हैं। आलमी इदारों के मुताबिक 5.3 GDP बनाने वाली वज़ारत, वो भी फेल। अहम तो ये भी है कि वज़ारत सेहत को क्यों कुछ नहीं मिला, जिसके बारे में वज़ीर आज़म आजकल काफ़ी फीते काट रहे हैं। हर शख्स को 10 लाख तक इलाज करवाने की सहूलत मिल रही है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी वज़ारत सेहत इस बात की मुस्तहिक आखिर क्यों ना ठहरी। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के फैसल सुल्तान भी फेल हो गए हैं। और मीडिया में PTI के लिए पनामा केस लड़ने वाले फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं, मीडिया को कंट्रोल और अवाम में हुकूमत की कारकर्दगी पेश करने के बावजूद वो भी फेल। बल्कि शायद वो वाहिद वज़ीर हैं जिन्होंने आज हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है। एक ट्वीट किया जी फवाद चौधरी साहब ने, और वो उसमें कहते हैं कि इसलिए जगह नहीं बना सके कि कारकर्दगी उन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद से जांची जाती है जो वज़ारत वज़ीर आज़म ऑफिस को देती है। मैंने कुछ मंसूबों में रद्दोबदल किया है जो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूदमंद होंगे अगली दफ़ा इंशाअल्लाह। लेकिन मंसूबों की इत्तलात तो मुशीर इक़्तिसाद के मुतालिक भी वज़ीर आज़म को इनके इर्द गिर्द के लोग सब अच्छा की ही देते रहे। इनको कोई इनाम देने की बजाय घर भेज दिया गया। एक तरफ वो वज़ारतें हैं जिनके मुतालिक आवाम की ये राय है, और एक तरफ यानी दूसरी तरफ वो वज़ारतें हैं जिनके इक़दामात से वज़ीर आज़म आवाम में सीना चौड़ा करके दाद वसूल करते रहे, मगर इनके लिए इस बार कोई सनद नहीं। क्या वो झूठ बोलते रहे एहतिसाब के अमल की तरह है, या अब झूठ बोला जा रहा है? तो कब तक जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। माली या सियासी मकासद हासिल करने के लिए बिजनेसमैन अक्सर व बेशतर इलेक्शन से कबल सियासी पार्टीज़ को फंड्स मुहैया करते हैं, और फिर मुतलका पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद माली फ़वाइद भी हासिल किए जाते हैं। सिर्फ अमरीका या बड़े ममालिक में नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में जहाँ जहाँ हुकूमतों का क़याम है होता है वहाँ होता है। आज सामने आने वाली एक खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ और इनके बेटे सलमान शहबाज के मुतालिक नेशनल क्राइम एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अदालती दस्तावेज़ात से ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माली मदद करने वाले डोनर और वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त अनिल मुशर्रफ शहबाज शरीफ की जानिब से लंदन में प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी, और जब वो दोस्त थे उस वक्त मुशर्रफ ने मज़ीद 2 जायदादें ख़रीदने में भी मदद की थी। शहबाज और सलमान के वकील ने NCA को बताया कि मुशर्रफ ने 2005 में लंदन के इलाके 30 अपर ब्रकली स्ट्रीट में फ्लैट नंबर 2 खरीदने में इनके मौक्किल की मदद की।
एनसीए को ये भी बताया गया कि मुसर्रत ने शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के लिए प्रॉपर्टी एक नीलामी के दौरान ख़रीदी थी और अदायगी भी, क्योंकि उस वक्त ऑक्शन प्रॉपर्टी के हवाले से सख्त माली ज़ाब्ते नाफिज थे। शरीफ फैमिली के वकील ने एनसीए को बताया कि मुसर्रत ने अप्रैल 2005 में शहबाज शरीफ के अकाउंट में 2,35,000 पाउंड जमा कराए और साथ ही इन्हें 59,993 पाउंड का कर्जा भी दिया। 13 जून 2005 को शहबाज शरीफ की भतीजी अस्मा डार ने एक कारोबार के जरिए मुत्तहदा अरब अमारात से 59,993 पाउंड की अदायगी की। ये बात सभी जानते हैं कि अनिल मुसर्रत मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं और साबिक़ा चीफ जस्टिस साकिब निसार की बरतानिया आमद पर डैम फंड की कैंपेन भी कर चुके हैं। क्या अनिल मुसर्रत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान के सियासी दोस्त हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कौसर काज़मी साहब, ब्यूरो चीफ हैं लंदन के। काफ़ी सवालात कौसर काज़मी साहब अनिल साहब के हवाले से उठ रहे हैं कि अनिल मुसर्रत साहब आखिर हैं क्या? ये ज़ाती दोस्त हैं, ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके ज़ाती दोस्त हैं या फिर ये सिर्फ सियासी दोस्त हैं? यानी जो भी सियासत में होगा ये उनके दोस्त होंगे और उनके इसी तरीके से मुआवन होंगे। आयशा, सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि ये जो केस था इसके हवाले से आपको याद होगा कि नियो ने रिपोर्ट की थी 27 सितंबर की बात है, जब ये केस एनसीए ने जब ये कोर्ट में लेके गए, वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर सारी इसकी सुनवाई हुई, फिर वहाँ पे क्या नतीजा आया, उस हवाले से हुकूमती जो अरकान थे उन्होंने मजम्मत भी की, बल्कि इस पूरी स्टोरी को उन्होंने झूठ करार दे दिया था। तो ये तो एक साबित हुआ कि जो हमने यहाँ से एक स्टोरी ब्रेक की थी उसका हर्फ बहर्फ वो सच्ची साबित हुई। अनिल मुसर्रत के हवाले से मैं ये आपको बताऊं कि वो एक कारोबारी शख्स हैं, कामयाब कारोबारी शख्स हैं बरतानिया के। हमेशा अदवार को, इक़्तिदार को और ताकत को देखकर उनकी जो दोस्तियां हैं वो भी सामने आती रही। पहले वो शरीफ खानदान से बहुत अच्छे तल्लुकात थे उनके, ना सिर्फ शहबाज फैमिली से बल्कि नवाज फैमिली के साथ भी, उनके बच्चों के साथ काफी गहरी जो है वो उनको कारोबारी दोस्ती कहें या जाती ताल्लुक कहें, लेकिन बहुत अच्छे तल्लुकात थे। यहाँ पर अनिल मुसर्रत का जो नाम आया है वो नेशनल क्राइम एजेंसी को बाकायदा रिपोर्ट किया गया। ये बहुत अहम बात है आयशा कि जब ये एसिड रिकवरी यूनिट ने खत लिखा था नेशनल क्राइम एजेंसी को जात के हवाले से जो तहकीकात का मुतालबा किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, और इस हवाले से तमाम तर सबूत मुहैया करने का वादा भी किया था। जब मिले थे शहजाद अकबर, यहाँ के जो सेक्रेटरी दाखिला थे साजिद, उनसे मिले थे और उनको बाकायदा उन्होंने यकीन दिलाया था कि जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये खानदान जो है उसको पाकिस्तान में सजा हो चुकी है। उसी वक्त अनिल मुसर्रत के हवाले से भी रिपोर्ट कर दिया गया था कि जो आप हवाला दिया अपने इंट्रो में कि 2 फ्लैट्स खरीदे, 2 नहीं ये 3 फ्लैट्स थे आयशा जो खरीदने में मदद अनिल मुसर्रत ने। तो सबसे पहला फ्लैट था वो 2005 में था जो अपर बर्कले स्ट्रीट है सेंट्रल लंदन के अंदर, जो 2,35,000 जो सारी की सारी रकम अनिल मुसर्रत ने खुद अदा की थी इस फ्लैट को खरीदने में। फिर उसके बाद एक और फ्लैट खरीदा गया रिचमंड हाउस में जिसमें शहबाज शरीफ अक्सर यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करते थे। उसके लिए भी तकरीबन 60,000 जो पाउंड्स हैं वो लोन दिया गया अनिल मुसर्रत की जानिब से शहबाज शरीफ को। फिर 2 साल बाद एक और फ्लैट, ये 2 साल बाद 2007 में ये फ्लैट 2005 में 2 प्रॉपर्टीज थी जी जो खरीद के दी अनिल मुसर्रत ने शहबाज शरीफ को, जिसमें लोन की मद में उनको पैसा भी दिया गया। फिर 2 साल बाद रिचमंड कोर्ट वाला जो फ्लैट है वो भी लेके दिया गया, जो फिर कनेरी वाफ के अंदर भी एक फ्लैट है जो खरीद कर, ये टोटल 3 प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये हुआ कि जब ये केस गया नेशनल क्राइम एजेंसी के थ्रू, जब वो गए और फ्रीजिंग ऑर्डर लिए इनके अकाउंट्स के हवाले से, जिसमें सलमान शहबाज के अकाउंट था, मियां शहबाज शरीफ के अकाउंट थे और इनका एक दोस्त है जुल्फकार अहमद, उसके भी अकाउंट जो है वो फ्रीज किए गए क्योंकि अदायगी की गई थी जो कि कार्टर रक जो लॉ फर्म है उसकी अदायगी के हवाले से भी छानबीन की गई बरतानिया के अंदर। अब हुआ ये कि जब ये तमाम तर चीजें कोर्ट के सामने पेश की गई तो जो वकला थे मियां शहबाज शरीफ के, उन्होंने तमाम तर जो एविडेंसेस थे वो वहां पे प्रोवाइड किए कि ये एक कारोबारी जो है मुआहदा था अनिल मुसर्रत के साथ। उन्होंने खरीद के जो प्रॉपर्टीज दी थी, जो लोन लिया गया था बार्कले बैंक से, जो कि अदायगी की गई थी अनिल मुसर्रत को, इसकी तमाम तर तफसीलात शहबाज शरीफ के जो वकला हैं उन्होंने कोर्ट को दी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब उनसे ताउन मांगा, भरपूर तरीके से उनसे ताउन किया गया और एक एक चीज उनको मुहैया की गई। जितना
खर्चा अनील मुसरत ने किया था इस हवाले से, उसमें डेफिनेटली उनका कारोबारी मुफाद था। यहाँ पे अक्सर बरतानिया में जो इन्वेस्टर आयशा वो ढूंढते हैं ऐसे अफराद को जो उनके थ्रू बिजनेसेस करें। ये कोई इलीगल काम नहीं है, बिल्कुल कानूनी काम है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कारोबारी शख्सियात हैं, वो देखते हैं ऐसे अफराद को कि वो उनके थ्रू प्रॉपर्टीज लें, इन्वेस्ट करें। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा वो मदद भी करते हैं। वो अक्सर ये होता है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आपके पास कोई कमी बेशी है और आप कोई DVI अच्छा कौसर काज़मी साहब, अब उनकी पर्सनालिटी में यूनिक बात ये है ना कि जितने बेहतर ताल्लुकात आप बताते हैं कि उनके शरीफ ख़ानदान के साथ हैं, उतना ही उनके हवाले से कहा जाता है कि इमरान खान साहब के भी वो दोस्त हैं, यानी दोनों तरफ की दोस्ती है। फिर ये भी उनके बारे में है कि साहब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जब गए वहाँ पर तो डैम फंड की कैंपेन भी जो है वो कर चुके हैं। अच्छा, और ये भी कहा जाता है कि 50 लाख घरों का जो आइडिया है वो भी उन्हीं का है, तो ये किस हद तक दुरुस्त बात है? और ये बड़ी यूनिक चीज़ है कि दोनों तरफ जो है वो उनकी दोस्तियाँ हैं। फिर शायद ये अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि प्योरली कारोबारी दोस्तियाँ जो हैं वो उनकी होती हैं। आयशा, जब आपने डैम के हवाले से बात की, ना सिर्फ साकिब निसार के जो इवेंट्स थे वो, बल्कि यहाँ पर जहाँ पे पूरे खानदान के साथ साकिब निसार साहब ने यहाँ पे जब कयाम किया था बरतानिया के अंदर, वो तमाम तर जो अखराजात थे वो इन्हीं ने अदा किए थे बरतानिया के अंदर। अब ये सिलसिला है कि उसके अलावा जो हुकूमती अराकीन, वो खा हमारे वजीर दाखिला हो या दीगर हो, जब भी उन्होंने बरतानिया के दौरे किए, अनील मुसरत ने उनको उनकी मेजबानी जो थी हर तरह की, वो अनील मुसरत साहब यहाँ पे करते हुए हमें नजर आए। लेकिन ये ताल्लुकात थे जब अज़ाइल में थे, मियां नवाज शरीफ बरतानिया के अंदर, इमरान खान से पहले के ताल्लुकात इनके शरीफ खानदान से थे। और इसी तरह जो दीगर एज ए बिजनेसमैन उनके बाकी जो हुकूमत में इस वक्त बैठे हुए अफराद हैं, जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी है, उनके साथ भी अनील मुसरत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जब इमरान खान गवर्नमेंट में आए तो एक बेहतरीन और कामयाब कारोबारी शख्सियत उनके नाते उन्होंने 50 लाख घर का आइडिया दिया था आयशा, लेकिन वो फ्री, बिल्कुल रज़ाकाराना तो नहीं था, फ्री तो नहीं था। उन्होंने बीइंग एक बिजनेसमैन वो आइडिया दिया था। यकीनी तौर पर उस कारोबारी मुआहदे के अंदर उनको फायदा तो होना था। तो आगे जाके कि वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका या उस पर कुछ ऐसे मामलात आ गए, लेकिन ये एक बिजनेसमैन का आइडिया था। यहाँ पे डैम फंड के हवाले से भी जितनी भी तकरीबात हुई, साकिब निसार साहब की बरतानिया के तमाम शहरों में, लंदन हो, मैनचेस्टर हो, बर्मिंघम हो, वहाँ तमाम तर जो मेजबानी के फ्राइज थे वो जनाब अनील मुसरत ने यहाँ पर अदा किए थे। ठीक, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कौसर काज़मी साहब ब्यूरो चीफ लंदन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उनकी बातों से यही लगा कि प्योरली एक कारोबारी किस्म की शख्सियत हैं जो कि मावन रहती हैं, चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो या चाहे इमरान खान साहब हो। और 50 लाख घरों का अगर आइडिया उन्होंने दिया था तो यकीनन उसमें भी उनका कोई कारोबारी मुफाद जो है वो होगा। बहरहाल उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उन्होंने जो भी किया है, जिस तरीके से भी वो मुआवनत जिसकी भी करते रहे हैं, वो बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहकर करते रहे हैं, तो कोई गैर कानूनी काम जो है वो उन्होंने नहीं किया है। बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जी यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए।